नमस्कार। देश में आम चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच गया है और अब तो इस पर चर्चा की जा सकती है कि वास्तव में जो देश का वोटर है वो मोदी की गारंटी पे यकीन कर रहा है या इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और उसके नेता राहुल गांधी ने जो अपने 5 न्याय और अपनी 25 गारंटी लेके आए हैं उस पे ज्यादा यकीन कर रहा है। आखिर वो मुद्दे हैं कौन जिस मुद्दे पर इस बार देश की जनता वोट करने जा रही है। इलेक्शन कोई बहुत साधारण इलेक्शन नहीं है। ऐसे तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, पर इंडियन पॉलिटिक्स में जब भी राजनीति बदली है और उस बदली हुई राजनीति के फेज के बाद जो चुनाव हुए हैं वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहे। एक नेहरू फेज था, कांग्रेस का फेज था जो इंदिरा गांधी के समय तक बदस्तूर चलता रहा। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पीरियड के बाद देश की राजनीति में जो परिवर्तन हुए, जो एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन, जिस तरह से एक आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई, जो मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट हुआ था आज़ादी के बाद, उसमें एक तरह का जो मूवमेंट, पहला मूवमेंट जो उस आज़ादी के आंदोलन से कम नहीं था। इमरजेंसी पीरियड के बाद, उसके बाद जब पहला इलेक्शन 77 में हुआ तो उस समय देश की राजनीति बदली और उसके बाद जब दोबारा इंदिरा की सरकार की वापसी हुई 80 में तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। इसी तरह से जब वीपी सिंह, जब देश के वित्त मंत्री रहते हुए, देश के रक्षा मंत्री रहते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार में उन्होंने बोफोर्स की दलाली का मुद्दा, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने इतनी हवा बना दी थी कि उसी इशू पर इलेक्शन हुआ। अगला इलेक्शन में जिसमें जनता दल की सरकार आई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट रहे। इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी का रिजीम फिर से एक बार कमजोर हुआ, कॉलिशन गवर्नमेंट्स का रिजीम आया, उस समय के इलेक्शन 99 का इलेक्शन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया और इतना बढ़िया कार्यकाल कि इंडिया शाइनिंग का नारा उस समय की बीजेपी अटल बिहारी सरकार ने दिया था। और जो आज जोड़ी मोदी और अमित शाह की है वही जोड़ी उस समय राम और लक्ष्मण की जोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन की कही जाती थी। जो आज मोदी के लिए अमित शाह काम कर रहे हैं वही अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उस समय प्रमोद महाजन काम करते थे। और सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में डंका बजा था उस समय की सरकार का, आपको याद होगा। पर 2004 के इलेक्शन का क्या हुआ? जब बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि बीजेपी की वापसी होने जा रही है, 2/3 बहुमत बीजेपी को मिलने जा रहा है, बीजेपी की सरकार की वापसी नहीं हो पाई। ये इंडियन इलेक्टोरेट का ये मूड है कि वास्तव में जो मुद्दे सरकार चलाना चाहती है या जो नैरेटिव विपक्ष सेट करना चाहता है, क्या उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता है या जनता कुछ अपना अलग मूड बना लेती है? इस बार जैसे मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है और हमारा तीसरा टर्म तो निश्चित है। और शायद इसी अति आत्मविश्वास में बीजेपी की जो टीम है उसने 400 पार का नारा दिया। और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार अब ये बैकफायर करेगा या इसी के आसपास बीजेपी आके कोई चमत्कार करेगी इलेक्शन में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इसी के साथ जो विपक्षहीन राजनीति भारत की लग रही थी, उस विपक्षहीन राजनीति को दिशा देने के लिए देश के तमाम अपोजिशन पार्टी एक मंच पर आई और इंडिया गठबंधन बना। उस इंडिया गठबंधन जिसमें आपस में तमाम तरह के मतभेद थे चुनाव शुरू होने के पहले तक, क्या वो किसी भी तरह लड़ते लड़ते आज इस स्थिति में आ गया कि बीजेपी को चैलेंज कर सके? जो नैरेटिव विपक्ष दिखाना चाह रहा था, विशेषकर राहुल गांधी, जिस नैरेटिव पे इन्होंने काम किया पिछले 2-2.5 वर्षों में, देश की 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, जिसमें 4 से 4,500 किलोमीटर तक वो पैदल चले,
6,000 किलोमीटर की हाइब्रिड यात्रा, जिसमें वो पैदल भी चले, बस से चले और मोड से भी उन्होंने यात्राएं की, और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश के सभी कोनों में जाने की उन्होंने कोशिश करके, और उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स को सामने रखने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि देश में बुरी तरह से असमानता है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे। और उन्होंने बिहार के इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा थाम लिया कि देश में असमानता इस स्तर तक पहुंच गई है, तो जो यहाँ का दलित वर्ग है, जो यहाँ का बैकवर्ड वर्ग है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। क्लास कॉन्शियसनेस की बात की उन्होंने, कम्युनिज्म की बात की। इस तरह से लगा कि वो एक विचारक की तरह काम करना चाह रहे हैं कि देश में इतनी असमानता है, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो एक ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जैसी सरकार की स्थापना 1917 में जार के शासन के बाद, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी, जैसी माओत्से ने चीन में की थी। वो एक तरह के विचारक के रूप में अपने आप को पेश करने लगे, और उसमें वो कांग्रेस के शासनकाल को भी जोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में अब तक चाहे जो कुछ भी रहा हो, पर असमानता इतनी है। क्या वो नैरेटिव जो वो सेट करना चाह रहे थे, एक तरह के समाजवाद की देश में स्थापना की बात कर रहे थे, क्या वो नैरेटिव कुछ इस बार इंडियन इलेक्टोरेट के माइंड में है जब वो वोट करने जा रहा है? क्या लोगों को लगा कि हाँ वास्तव में बहुत गरीब है, कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता केंद्रित हो गई है? क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म देश पर हावी हो गया है? क्या मोदी और अमित शाह ने मिलकर के वास्तव में, जो राहुल गांधी खुलेआम कुछ उद्योगपतियों का नाम लेके कहते थे कि इनके हाथ तो देश को गिरवी रख दिया, देश के तमाम संसाधन इनके हाथ में बेच दिए, और आने वाला समय होगा कि सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली यहाँ की गवर्नमेंट रह जाएगी और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता के बीच में ले जाने की कोशिश किया। ये मुद्दे हावी हैं। या मोदी सरकार जो कह रही है बराबर कि हमने तो देश की बिल्कुल आबो हवा बदल दी है, लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं, गरीबी हमने कम कर दी है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो बताते हैं अपने आंकड़ों के साथ कि देश में गरीबी कम हो गई है। हम फ्री राशन 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, 80 से 90 करोड़ लोगों को, आगे भी हम देते रहेंगे। लोगों को हम तमाम तरह की फ्री मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को फ्री हम पीने का पानी दे रहे हैं। तमाम तरह की वो बातें जो मोदी सरकार अपनी बात में लाती है और कहती है। इसके अलावा जो देश के लोग जो चाहते थे, जो पिछले 75 सालों में नहीं हो पाया, जो नासूर था, जिसने वो कश्मीर में 370 धारा 370 को खत्म करने की बात कहते हैं, देश में दूसरे तमाम तरह के परिवर्तन लाने की बात करते हैं, और हिंदुत्व के नशे के साथ धर्म का जो कहते हैं कि जो दाल में तड़का लगाया जाता है, जो तड़का यहाँ की राजनीति में लगता है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा जो पिछले 500 सालों से वास्तव में जो यहाँ की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा था, उसको समाधान करने का काम बीजेपी की सरकार की पैरवी ने किया है, जिसके कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया पैरवी सरकार ने की और राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर बनने के पक्ष में फैसला आया। क्या उस हिंदुत्व के मुद्दे की आग अभी भी बरकरार है? क्या जब लोग वोट देने जा रहे हैं तो क्या इस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश जिसकी 80 सीटें बहुत मायने रखती हैं, जहां पर अयोध्या है, जहां पर राम मंदिर मुद्दे का जोर होना चाहिए था, उसका सुनाई तो नहीं पड़ता जोर। पर क्या वास्तव में कोई अंडर करंट है उस मुद्दे पर? या योगी सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, उस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? या योगी सरकार के कारण तमाम तरह का जो विपक्ष कहता है कि एक वर्ग को बहुत प्रताड़ित करने का काम किया गया, उनकी बुलडोजर नीति ने एक वर्ग को चोट पहुंचाने की काम की, क्या उसके कारण यहां का मुसलमान वोटर लामबंद होकर के विपक्ष के साथ उनकी जय में जय बोल रहा है, और तमाम दूसरी जातियों की गोलबंदी होकर के उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कोई चमत्कारिक वोटिंग ऐसी होने जा रही है जिसमें बीजेपी को धक्का पहुंचे और उसकी सरकार ना बन पाए? क्या कुछ ऐसा है? जो मीडिया है, मीडिया तो भगवान ही मालिक है। एक मीडिया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करता है, और जो सोशल मीडिया है, अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी गत शायद कभी नहीं हुई, वो होने जा रही है। मोदी सरकार का तिलिस्म एकदम टूट गया है। सच्चाई है क्या? वोटर गया कहां? अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, हम सब लोग जानेंगे कि वास्तव में सत्ता के शीर्ष पर कौन पहुंच रहा है। जो नैरेटिव विपक्ष जो सबसे बड़ा नैरेटिव लेके आया, ये राहुल गांधी ने जो असमानता की बात की, बेरोजगारी की, गरीबी की, ये तो मुद्दा बना कि नहीं बने, हम इस पे भी आ रहे हैं। पर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार की वापसी हुई तो संविधान
खत्म। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। संविधान खत्म करके उन्होंने एक बहुत बड़े वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। इसमें कोई सच्चाई है? हम ये कहते हैं कि मोदी सरकार 400 पार ना भी आए, अगर उसकी सरकार बन गया, क्या कोई अपने व्यवस्था में, क्या कोई ऐसी व्यवस्था कि संविधान को खत्म कर सके? संविधान में संशोधन का प्रावधान है, संविधान को खत्म करने का प्रावधान तो दिया नहीं गया। तमाम इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। क्या विपक्ष की इस बात पर जनता ने भरोसा किया कि अगर मोदी सरकार की वापसी हो गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्या इसके पहले कभी संविधान खत्म हुआ? क्या इसके पहले कभी लोकतंत्र खत्म हुआ? भारत देश का लोकतंत्र आज की तिथि में इतना मजबूत हो चुका है, यहां के इंस्टीट्यूशंस अपने आप में इतने मजबूत हैं कि उनकी हाईजैकिंग टाइम बीइंग तो हो सकती है, पर क्या कोई परमानेंट हाईजैक कर सकता है? क्या यहां की जुडिशरी को हाईजैक किया जा सकता है? ये सोचने और समझने की बात है जो नहीं हो सकती। तो संविधान तो समाप्त हो नहीं सकता, संविधान को लचर बनाया जा सकता है, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, ये कोई भी सरकार कर सकती है अगर उसके पास बहुमत है, उसने वो प्रोसीड्यूरल मेथड अपनाया। क्या विपक्ष के इस नैरेटिव पर लोगों ने भरोसा किया? जब लोग अपनी चलती हुई राजनीति में जेल में चले जाते हैं तो लोगों की राजनीति समाप्त हो जाती है। भारत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहते हुए बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा था चारा घोटाले में, वो जेल में गए, लौट के आए, तो वो राजनीति नहीं रह गई। उस स्थान को नीतीश कुमार ने बिहार में भर दिया। ऐसे सुखराम, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तमाम नाम हैं भारतीय राजनीति में कि जब वो जेल चले गए तो उनकी राजनीति बहुत सर्वाइव नहीं कर पाई। ओम प्रकाश चौटाला हैं, हरियाणा का बहुत बड़ा उदाहरण। जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के जो आखिरी सवर्ण चीफ मिनिस्टर थे बिहार में, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी ताकत थे। 89 की शायद बात होगी, और उसके बाद कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बिहार में नहीं बना। जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाले में अंदर गए, उनको सजा हो गई थी। रशीद मसूद स्वास्थ्य मंत्री थे, MBBS की सीटों का घोटाले में वो गए थे, उसके बाद उनकी राजनीति कभी भी परवान नहीं चढ़ पाई। बंगारू लक्ष्मण हैं, सुखराम हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी चढ़ी हुई राजनीति थी, जेल चले गए, पॉलिटिक्स खत्म हो गई। केजरीवाल एक एक्सेप्शन के रूप में आए हैं। बाकी उन माफियाओं और उन लोगों को, बिहार के कुछ लोगों को छोड़ दीजिए या बाहुबलियों को छोड़ दीजिए, जेल रहते हुए चुनाव जीत गए या जेल गए, बाहर आए तब भी नेता बने रहे, पर एक बड़े नेता जो एक थिंक टैंक रहे। केजरीवाल जेल में थे और केजरीवाल पे करप्शन का चार्ज लगा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के तहत और उनको किंग पिन माना गया। पर केजरीवाल जेल से बाहर निकले और उन्होंने पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल दिया। जो मोदी सरकार के तमाम बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर आरोप लगाते थे कि आखिर अगर भैया ये गठबंधन अगर जीत भी गया तो इनसे पूछिए इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसी नैरेटिव को बदल दिया जिसे कहते हैं कि रिवर्स स्विंग केजरीवाल ने फेंकी। जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी राजनीति को उन्होंने और पुख्ता किया। किस तरह से पुख्ता किया? भारत देश में तो कम उदाहरण है, विदेशों में तमाम उदाहरण है कि लोग जेल गए और लौटे तो उनकी राजनीति परवान चढ़ गई। चाहे ऑंग सान सू की हो, नेल्सन मंडेला, तमाम बड़े बड़े नेता हैं इस तरह के। अमेरिका में है, साउथ एशिया में भी ऐसे तमाम नेता हैं, बांग्लादेश में भी उदाहरण है, पाकिस्तान में भी उदाहरण है, श्रीलंका में उदाहरण है, और आगे चले जाइए तमाम दूसरी जगहों पे उदाहरण इस तरह पे हैं। केजरीवाल जिनकी राजनीति समझी जा रही थी कि अब शायद खत्म हो जाएगी क्योंकि इनको किसी तरह से बीजेपी की सरकार ने अपनी पैरवी करके ईडी और सीबीआई, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता था कि उसका बेजा इस्तेमाल करके इनको जेल भिजवाया तो इनको जमानत तो मिलने से रही, बल्कि अब ये जिस तरह से मनीष सिसोदिया इतना बड़ा लंबा अरसा हो गया बाहर नहीं आ पाए, केजरीवाल भी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो गत्ता इनको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देना पड़ेगा। पर उसके बजाय उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
उनकी जो याचिका चल रही थी उसमें सुनवाई करते हुए बीच में ही उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हुए उनको इंटरिम रिलीफ दी, अंतरिम बेल दी। उन्होंने कहा ये तो पार्टी के हेड हैं और लोकतंत्र के तहत इनको अपने वोटर्स तक पहुंचने का राइट है, यह एक्सेप्शनल केस है। इसको एक्सेप्शनल केस मानते हुए उनको अंतरिम बेल दी गई और बाहर निकलते हुए उन्होंने नैरेटिव बदल दिया कि आप ये ना देखिए कि यहां पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पहले ये बताइए कि बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। नैरेटिव बदला कुछ दिन, जब तक ये स्वाति मालीवाल का केस नहीं हुआ, चूंकि वो केस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस में हुआ है, इसलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के जो भी लोग हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर थे दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनकी जवाबदेही बनती है। स्वाति मालीवाल के प्रकरण के बाद जरूर वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में है, पर इसके पहले उन्होंने नैरेटिव बदल दिया और इसकी चर्चा होने लगी कि वास्तव में उन्होंने तानाशाही के इशू को, जिसको पूरा विपक्ष नहीं अब तक उठा पाया था, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने हमको बाहर भेजा क्योंकि कोई प्राइमा फेसाई हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं थे, ईडी सीबीआई नहीं दे पाई। ये तानाशाही है मोदी सरकार की, जिससे वो चुने हुए लोगों को जेल भेज रहे हैं, जिससे उनका विपक्ष में आवाज उठाने वाले ना रहे। ये नैरेटिव उन्होंने सेट किया और उन्होंने कहा कि खुद मोदी ने नियम बनाया कि 75 साल के बाद लोगों को राजनीति से विश्राम मोड में चले जाना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में। तो क्या मोदी जाएंगे? क्योंकि अगले साल 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं। ऐसा कह के उन्होंने दो बातें उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोदी अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या वो अमित शाह के लिए बैटिंग कर रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज मानने की कोशिश की कि शायद बीजेपी की ही सरकार बन रही है। देखिए, इस पर अभी किसी ने चर्चा नहीं की कि अगर एक नैरेटिव केजरीवाल उठा रहे हैं कि मोदी बताएं कि अगले साल प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो क्या केजरीवाल ये मान रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार आ रही है, विपक्ष की सरकार नहीं आ रही है? ये नैरेटिव बनाते समय ये चूक उनसे हुई। इस चूक पर अभी मीडिया के किसी पक्ष ने बात नहीं की। ये नैरेटिव कुछ दिन चला। उन्होंने बताया कि ये वो तानाशाह हैं जो अपने पड़ोस में उगने वाले मजबूत पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह के लिए बैटिंग कर रहे हैं, 75 वर्ष के हो जाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और योगी जो कि अमित शाह के चैलेंजर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको संघ भी चाहता है, उनकी जड़ काटने के लिए अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये मजबूत होकर बीजेपी आती है तो योगी की राजनीति को उनके पर कतरे जाएंगे। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण भी तमाम प्रस्तुत किए कि मोदी ने किस तरह से आडवाणी की राजनीति समाप्त की, मोदी ने मुरली मनोहर जोशी की राजनीति समाप्त की। क्या इन सब मुद्दों का वोटर पे असर पड़ा? इतना बड़ा इलेक्शन हो गया। हमें जहां तक लगता है कि एक चीज इस बार जनता ने मुद्दा खुद सेट किया। जनता के बीच में जो चर्चा है, मोदी के किन चीजों की चर्चा है, विपक्ष के किन चीजों की चर्चा है, ये हम अभी आपको बताएंगे। पर मुझे लगता है कि जनता में इस बात की तो चर्चा है कि बेरोजगारी बहुत है, कि देश में महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष ने बात कही, वो बात अलग है, पर इस बार आप जनता में किसी भी कहीं भी जाइए, वो अपना जब वोट करने जा रही है, वो वोट मोदी को दे, राहुल गांधी को दे, अखिलेश यादव से प्रभावित होकर दे, साउथ में उनकी रीजनल पार्टीज को दे, किसी भी ब्लॉक को दे, एनडीए को दे, या वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को बनाना चाहे तो उसके लिए दे। एक उसके जहन में मुद्दा है कि भाई बेरोजगारी है, और इस समस्या से न पिछली कांग्रेस की सरकारें निपटी थी, न ये मोदी की सरकार निपट पाई।
लोगों के घरों में बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तमाम प्रोफेशनल डिग्रीज कर लेते हैं, MBA करते हैं, उसके बाद भी उनको 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी के लिए उनको लाले हैं। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जो नौकरियां निकल रही हैं उनमें पेपर लीक हो रहा है। हर घर की तो कहानी है, हर घर में बच्चा फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा है। इसलिए ये मुद्दा है, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, इस मुद्दे पर आदमी वोट कर रहा है। अब इस मुद्दे पे उसका वोट जाएगा किधर? इसका विपक्ष को फायदा होगा या इस मुद्दे के बावजूद मोदी को इसका फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा? ये तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। पर एक ये मुद्दा है, लोगों के जेहन में मुद्दा है। ये मुद्दा विपक्ष के कारण नहीं है कि विपक्ष ने बड़ा ये सेट कर दिया टोन, या मोदी इस चीज को नहीं क्लैरिफाई कर पाए, डिफेंड नहीं कर पाए, पर ये मुद्दा जनता के बीच का मुद्दा है। एक मुद्दा जो बहुत ही मजबूत है वो है फ्री राशन। इसकी चर्चा तो उत्तर भारत में तो हर जगह है, साउथ में है कि नहीं है ये तो मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं कि चूंकि मोदी के भाषण हर जगह, जिस तरह से तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जगह जगह पर उनके जो भाषण हुए हैं, वहां पर उनकी जो रैलीज हुई हैं, उसमें भी उन्होंने फ्री राशन की, जो गरीब कल्याण की योजना है, इसकी उन्होंने बातें कही। ये फिलहाल उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इसको ध्यान में रखें। और ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में बन गया, ये कोरोना काल के समय से ये मुद्दा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा, और जब से मोदी ने इस स्कीम को बढ़ाया है, लोगों ने जेहन में इस चीज को रखा है। अब वो किसके लिए वोट करेंगे? जाहिर है जो इस मुद्दे पर वोट करेगा उसका फायदा सरकार को मिलेगा। और सब कुछ होने के बावजूद, इतनी बेहतरीन कैंपेन के बावजूद, चौथे चरण तक कांग्रेस इस मुद्दे पर नहीं बोल रही थी। पर चौथे चरण के दौरान आते आते कांग्रेस को कहना पड़ा कि अगर वो सरकार में आई तो वो देश के लोगों को 5 किलो फ्री राशन प्रति व्यक्ति की जगह 10 किलो फ्री राशन अनाज देंगे। वो विपक्ष जो कि इसी मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना कर रहा था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय निर्भर, लोगों को बेकार कर रहे हैं, लोगों को कमजोर कर रहे हैं, नकारा बना रही है ये योजना, वो उस योजना की पक्षधर हो गई। उसने कहा इससे ज्यादा तो हम बांटेंगे। 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विपक्ष के तमाम नैरेटिव सेट करने के बावजूद विपक्ष को लगा कि अगर उसकी सत्ता में पहुंच ना हो पाई, वो चुनाव हारा, तो शायद इसी मुद्दे के कारण हारेगा। तो इसका मतलब फ्री राशन का मुद्दा इलेक्शन में इलेक्टोरेट ने, मतदाताओं ने अपने जेहन में रखा है, इसको रख के वोट कास्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दो चीजें हैं जो एक बीजेपी के पक्ष में जाती है, फ्री राशन का मुद्दा, बीजेपी के जो अगेंस्ट में जाती, जनता ने खुद जिस मुद्दे को चुना वो है बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, जो कि हर घर से जुड़ा है। अब इसमें पाला किधर बैठेगा ये देखना है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात है, बड़ी चर्चा हो रही है कि राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, पर मैं आपको बताऊं राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का शिलान्यास हुए काफ़ी टाइम हो गया, एक पूरी प्रॉपर योजना के तहत, इवेंट मैनेजमेंट के तहत मोदी सरकार ने इसको कराया। अब राम मंदिर बन गया तो किसी को कोई बहुत नारे लगाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप उत्तर भारत के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गांवों में जाइए तो लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती, इतनी बढ़िया पैरवी ना सरकार करती, तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का ऐसा ऑर्डर ना आ पाता। ये सरकार की पैरवी का नतीजा वो मानते हैं और इसका श्रेय वो मोदी सरकार को देते हैं। तो ये एक मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा धूमिल नहीं पड़ा उत्तर भारत में, इसकी जोर नहीं है। ये एक बात मानी जा सकती है। एक बहुत चिंतन की बात है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, कि इंडिया गठबंधन में कोई एक नया नेतृत्व भर कर आएगा, राहुल गांधी की राजनीति का क्या भविष्य होगा? क्या इंडिया गठबंधन अगर किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके सत्ता के करीब में पहुंचा और बीजेपी की सरकार ना बनी, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी की ये पूरी कैंपेन क्या उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर है? अगर इस पर चिंतन किया जाए तो मैं जरूर कहूंगा कि इंडियन पॉलिटिक्स को एक बढ़िया लीडर मिला है राहुल गांधी के रूप में। राहुल गांधी आज के नहीं है, 2004 से वो संसद सदस्य होते आ रहे हैं, पर राहुल गांधी ने
वास्तव में जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस खूब पढ़ा, उनकी बातों में लगता है, वो बात करते हैं तो लगता है कि वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे, उन्होंने कम्युनिज्म पढ़ा, उन्होंने सोशलिज्म पढ़ा, उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पढ़ा, वो हर चीज़ को जानते हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं जो थ्योरी की होती हैं। जिस तरह से वो वर्तमान में भारत में असमानता की बात करते हैं, वो बात तो इस तरह से करते हैं जिस तरह से लेनिन 1917 के समय में या उसके पहले के समय में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन सोवियत संघ में हुआ था जारशाही के खिलाफ, कि लोग कितना गरीब हैं, लोग तड़प रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसी बातें वहाँ पर होती थी। माओ से तुंग ने जैसे बातें कम्युनिज्म की स्थापना के समय चीन में की थी, किसानों के मूवमेंट को लीड करते समय जैसी वो बातें करते थे, या दूसरे देशों में जब साम्यवाद का प्रसार हुआ वहाँ के नेता जैसी बातें करते थे, वो आज के भारत देश में, जब भारत देश में आज़ादी का अमृतकाल मनाया जा रहा है और सरकारें क्लेम कर रही हैं कि 90 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन दिया जा रहा है, तमाम तरह का डेवलपमेंट हो गया है, अब ग्लोबल लीडर के रूप में भारत का इमर्जेंस हो गया है, भारत में गरीबी घटी है, भारत में संपन्नता बढ़ी है, तमाम दूसरे विकसित देश भारत की तरफ नेतृत्व के लिए देख रहे हैं, उस भारत देश में वो क्लास कॉन्शियसनेस जगाते हुए नजर आ रहे हैं और लोग उनकी बात पे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं वो एक दर्शन की बातें हैं। वो जिस आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत में सब कुछ हरा रहा है, आर्थिक असमानता है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इस दर्शन पे बात करते हुए उन्होंने 10,000 किलोमीटर की भारत देश की यात्रा की, जिसमें से 4-4.5 किलोमीटर वो पैदल चले। भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, एक बढ़िया लीडर के रूप में राहुल गांधी का इमर्जेंस हुआ है। और मैं नहीं समझता हूँ कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर चुनाव हार भी जाएंगे तो इस स्टेज पर एक दार्शनिक की तरह वो उभरे, अगर वो काम करते रहे तो बहुत वर्षों बाद एक वास्तव में जनता को एक अच्छा रहनुमा प्राप्त होगा। ये अलग चीज़ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम इलेक्टोरल डिफीट खाई है और इस बार भी वो चुनाव जीतेंगे, इसमें संदेह। उनको लगता होगा, विपक्ष के ब्लॉक को लगता होगा सब कुछ हरा हरा है और बीजेपी की सरकार पलटने जा रही। पर जैसा हमने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे को अभी भी आंच नहीं आई है, फ्री राशन का मुद्दा जन जन में है, लोग बोल नहीं रहे हैं। पर एक करंट उत्तर प्रदेश में जहां तक मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटों पर राम मंदिर मुद्दा है, फ्री राशन का मुद्दा है। विपक्ष ने लड़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया है, हर सीट पर लड़ाई है, बस बीजेपी का यही लॉस है। सीटें वो लॉस करेगी, इसमें अभी शक है। इस लिहाज से मैं राहुल गांधी की जो बात कर रहा था, एक अच्छे नेता के रूप में वो उभरे। अगर वो इस पर चलते रहेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी वो नेता बनेंगे, उनको विजय मिलेगी और देश को एक बढ़िया थिंकर मिला। अब हम आते हैं कि वास्तव में सत्ता बदल रही है कि नहीं। देखिए, जब भी सत्ता बदलती है, आज का जो हमने आपसे बातें की उसका मेन था कि वास्तव में इश्यूज क्या है जनता के बीच में, वो हमने बताया। अब सत्ता बदल रही है कि नहीं, सत्ता बदली कब है? आम चुनाव हुए और बिल्कुल साधारण तरीके से चुनाव आ रहे हैं, कोई सरकार बदल जाए, कोलिशन गवर्नमेंट आ जाए, ये तो आम तरीका है। पर जब स्थापित सरकारें, जैसे नेहरू की सरकार हुआ करती थी, नेहरू तो असमय काल कवलित हो गए थे चाइना अटैक के बाद, जिस तरह से वो एक तरह के डिप्रेशन में चले गए थे। पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की सरकार, जो आपातकाल उन्होंने लगाया था, जो तानाशाही की सरकार कही जाती थी, उसके खिलाफ मूवमेंट था। आप देखिए 77 का इलेक्शन याद करिए, उसके बाद इंदिरा गांधी जब वापस आई वो इलेक्शन आप याद करिए, उसके बाद के तमाम इलेक्शन याद करिए। इंडिया शाइनिंग के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की वापसी थी, डिफीट क्यों हुई? प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा पढ़िए, द कोलिशन ईयर्स 1996 to 2012, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से लिखा कि 2004 के बाद अटल बिहारी की सरकार वापस आएगी, ऐसा बीजेपी की खेमे में पूरी तरह से चर्चा थी। लेकिन सरकार क्यों वापस नहीं आई? क्योंकि वो जनता के इश्यूज से कनेक्ट नहीं हो पाई। 2014 में कांग्रेस की सरकार क्यों गई? क्योंकि करप्शन का मुद्दा उस समय विपक्ष ने, बीजेपी लेड विपक्ष ने हावी कर दिया था, जनता के जनमन पर हावी हो गया था। क्या ये उसी तरह की स्थापित सरकार जो मोदी सरकार है, जो कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार को हटा करके सत्ता में आई थी, और मोदी ने जो मैजिक के नाम पर ना सिर्फ भारत में, पूरे साउथ एशिया में, दुनिया के एक बड़े भाग में अपनी धमक जमाई है, उस सरकार जिसकी जनता में भी लोकप्रियता है, क्या आज एक ऐसी वैसी वेव है, या क्या वैसी वेव जो स्थापित सरकारों के खिलाफ हुई थी 77 में या 2004 में या 2014 में, क्या वैसी कोई वेव है?
मोदी सरकार के खिलाफ? मैं समझता हूं मोदी सरकार के खिलाफ वेव नहीं है, वो करंट नहीं है जो 77, 80, 89, 91, 2004, 2014 में स्थापित सरकार को हटाने के समय जो करंट था, वो करंट मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। पहली चीज मुझे लगती है। दूसरी चीज मुझे लगती है कि ये सरकार के खिलाफ एक मौका विपक्ष के पास अभी भी है और था, और बेहतर होता आ जाए। ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जनता के मिजाज को कोई जानता नहीं, समझता नहीं है। हो सकता है कि विपक्ष का गठबंधन ही जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही कुछ हो जाए। पर जिन दो मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर पाई, बेकार के मुद्दों पे चर्चा होती रही। क्या संपत्ति का पुनर्वितरण संभव है? क्या जो विपक्ष पे जो आरोप बीजेपी सरकार लगा रही थी कि ये संपत्ति का पुनर्वितरण कर देंगे, क्या ये संभव है? क्या कम्युनिस्ट सरकारें जहां पर रही, क्या रूस में और चाइना में कभी संपत्ति का पुनर्वितरण हो पाया? तो ये आरोप लगा देना विपक्ष के ऊपर, ये देखिए बेकार की चर्चा होती रही। आपका मंगलसूत्र बेच देंगे जिसमें प्रियंका गांधी ने धो दिया मोदी को अपना स्टेटमेंट दे करके, बेकार की चर्चा होती रही। राहुल गांधी बराबर इस पर चर्चा करते रहे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या वो जनता में ये साबित कर पाए कि वास्तव में संविधान और लोकतंत्र खतरे में? क्या मोदी को वो तानाशाह साबित कर पाए? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा वो जरूर उठाते रहे, आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाते रहे, पर जनता के बीच में तो ये स्वतः स्फूर्त मुद्दा था। जो दो मुद्दे जिसमें आप सरकार को घेर सकते थे, सरकार भ्रष्टाचार एक ऐसा इशू है जिसपे जनता सुनना और समझना चाहती है। मोदी सरकार तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से कहती है कि सारा अपोजिशन करप्ट है, भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। क्या आप कोविड वैक्सीन के मुद्दे पे जो इतना बड़ा करप्शन हुआ, बीजेपी से सरकार मोदी सरकार को घेर पाए? लोग मर रहे थे, हर दूसरे घर में मौत हुई। कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद उसके बाद पोस्ट कोविड काल में लोग अब मर रहे हैं। आज जब इलेक्टोरेट जो है, मतदाता जब वोट करने जा रहा है, उस समय में भी घटनाएं हो रही हैं, हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही हैं। आप जो मसाला खाते हैं वो मसाले में मिलावटी की घटनाएं हो रही हैं। यानी हर तरफ पे मिलावटखोरी इस समय देश पर है। तमाम देशों ने देश के तमाम प्रतिष्ठित उत्पादों को बैन कर दिया। यानी जो मसाला आप खा रहे हैं वो जहर से भरा हुआ है, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार उसको संरक्षण दे रही है। तीसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड का वास्तव में इस पे जो विपक्ष कहता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, कि आप इसको मुद्दा बना पाए? इन दोनों इश्यूज को अपोजिशन पार्टी मुद्दा नहीं बना पाई। अगर ये मुद्दा बनाती तो आज बीजेपी और ज्यादा डिफेंसिव मोड में होती। बीजेपी आज भी डिफेंसिव मोड में इलेक्शन लड़ रही है, 400 पार का नारा देने के बाद, अति उत्साह के बाद भी। अगर आज वो है तो राम भरोसे है, वो है तो फ्री राशन के भरोसे है, वो किसी मोदी सरकार की कोई और योजना के भरोसे नहीं है। अगर मोदी सरकार की वापसी होगी तो केवल फ्री राशन के कारण। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कहना पड़ा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। तो जहां तक मुझे लगता है जो ग्राउंड पे जो मुद्दा है, जो मुद्दा बीजेपी को फायदा कर रहा है, वो फ्री राशन। अब कुछ ही समय बचा है चुनाव में, इसको काउंटर कांग्रेस पार्टी ने किया कि हम 10 किलो राशन देंगे। अब उस पर जनता भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब भी कोई स्थापित सत्ता प्रतिष्ठान बदला है तो उसके खिलाफ एक करंट बही है। इस चुनाव में कोई करंट नहीं थी, मोदी वेव भी नहीं थी, पर मोदी को उखाड़ फेंकने का भी कोई करंट नहीं था। स्टेटस को है, इसीलिए कोई शोर नहीं है। और संघ जहां तक इस पूरे चुनाव में बीजेपी के साथ नजर नहीं आया, वो मुझे लगता है कि शायद इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि उसने भांप लिया अपनी शाखाओं के माध्यम से, अपने नेटवर्क के माध्यम से, कि स्टेटस को की पोजीशन में देश में है, इसमें कोई बहुत बदलाव आएगा नहीं। उसने अपनी ऊर्जा को बचा के रखा है। और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, जब एक तरफ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी हावी है और दूसरे मुद्दे जो बीजेपी के पक्ष में है वो भी हावी हैं, स्टेटस को की पोजीशन है, तो हर सीट पे लड़ाई जरूर है। बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होगा, बीजेपी की सीटें भी कुछ कम होंगी, पर बीजेपी हो सकता है कि अपने बूते पे सत्ता में ना आ पाए, या अपने बूते पे मैं समझता हूं मेजॉरिटी ना अटेन कर पाए। पर एनडीए को मिला करके अगर उसकी 60-70 सीटें कम भी होती हैं, 350 के ऊपर आंकड़ा था एनडीए का, अगर वो 250 तक भी पहुंचेंगे तो अपने दूसरे 1-2 सहयोगी को जोड़ के वो सत्ता बनाने की स्थिति में होंगे। और विपक्ष भी इसको अंदर अंदर स्वीकार कर चुका है। तभी केजरीवाल कहते हैं कि मोदी बताएं कि वो अगले साल किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले तमाम और चीज़ों के साथ आपके बीच में फिर एक पॉलिटिकल इशू पाएंगे। नमस्कार, कैसा लगा आपको हमारा
ये शो आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर, हो सकता है बात लंबी हो गई हो, अगली बार थोड़ी सी कम करके, बात को कम करके आपसे वार्ता करते रहेंगे। नमस्कार।